Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about the topic organizational development, change and interventions, talent management and skill development of unit 3 management. इसके बाद हमारे आई थिंक एक टॉपिक ही बच जाएगा, एक या दो वीडियोस में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद हमने डिस्कस करनी है यूनिट 4. सो ऑलरेडी हम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 मैनेजमेंट की कवर कर चुके हैं. कोड 17 का सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. इनके बाद पेपर 2 के प्रिपरेशन के बाद हम पेपर 1 भी करेंगे, PYQs भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होता है? कुछ नया करना, कुछ डिफरेंट करना. और ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ डिफरेंट करना. Organizational change is the process by which organization move from their present state to some desired future state to increase their effectiveness. यानी कि जिस स्टेज पे वो हैं उससे किसी बेटर स्टेज पे पहुंचना ही क्या होता है? हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग प्लेस से किसी नए डिजायर्ड फ्यूचर स्टेज पे पहुंचना चाहती है और उसके लिए काम करती है, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है, ताकि वो अपनी इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सके. अब चेंज को अगर आपको समझना है तो चेंज के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, या चेंज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि ये नॉर्मल है और कांस्टेंट है. चाहे आप पर्सनल लाइफ की बात करो या प्रोफेशनल लाइफ की बात करो, चेंज एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्वियस है. चेंजेस होंगे ही होंगे, कभी भी चीज़ें स्टैग्नेंट नहीं रहती हैं, कांस्टेंट नहीं रहती हैं. इट इज़ अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट. ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाता है, हमें करना पड़ता है. ये एक प्रोसेस है, ना कि कोई इवेंट है. वाइटल इफ कंपनी वॉन्ट टू अवॉइड स्टैग्नेशन. अगर एक कंपनी चाहती है कि वो ऐसी प्लेस पे ना रहे जहाँ उसमें ना तो कोई इम्प्रूवमेंट है, यानी कि वो एक ही पेस पे वर्क किए जा रही है, अगर वो ये चाहती है कि ऐसा उसके अंदर ना हो, उनकी सेल्स में कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा, उनके प्रॉफिट में कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है. और इट इज़ नेचुरल एंड इंक्रीमेंटल. यानी कि अगर चेंज होते हैं तो वो आपको एक बेटर डिज़ायर्ड स्टेज पे ही पहुँचाते हैं. और नेचुरल है, यानी कि हर जगह चेंजेस होते ही हैं. नाउ लेवल ऑफ चेंजेस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. चेंज हमें पता चल गया है कि क्या है. जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी करंट स्टेट से किसी फ्यूचर डिजायर्ड स्टेज पर जाने के लिए वर्क करती है ताकि उनकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? चेंज. अब चेंज कितने लेवल के होते हैं? तो फर्स्ट लेवल ऑफ चेंज क्या है? इंडिविजुअल लेवल, देन ग्रुप लेवल एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. तो सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है इंडिविजुअल लेवल, उसके बाद आता है ग्रुप लेवल एंड देन हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंजेस. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार आपसे हायरार्की पूछी जा सकती है या फिर मीनिंग भी पूछा जा सकता है. स्टेटमेंट में आपको आइडेंटिफाई करना होता है. इंडिविजुअल लेवल चेंज, नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं. एक इंडिविजुअल से रिलेटेड जो चेंज होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो होते हैं इंडिविजुअल लेवल चेंज. फॉर एग्जांपल, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, सिर्फ आपकी सैलरी में चेंज हो रहा है, सिर्फ आपकी जॉब पोजीशन में चेंज हो रहा है, सिर्फ आपकी जॉब डिज़ाइन में चेंज हो रहा है, आपका प्रमोशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, डिमोशन हो रहा है, ये सब क्या है? सिर्फ आपको अफेक्ट कर रहे हैं, तो वो आपके क्या होते हैं? इंडिविजुअल लेवल चेंज. इट रिफ्लेक्ट सच डेवलपमेंट इन जॉब असाइनमेंट और चेंज इन मैच्योरिटी ऑफ अ पर्सन दैट अफेक्ट एन इंडिविजुअल, बट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चेंज इज दैट इट कैन अफेक्ट द होल ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो हमारी इंडिविजुअल है उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल चेंज. चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन कर रही हो या फिर इंडिविजुअल खुद कर रहा हो, इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस में चेंज आना, उसकी मैच्योरिटी में चेंज आना, उसके बिहेवियर में चेंज आना, इंडिविजुअल की पोस्ट में चेंज आना, स्टेटस में चेंज आना, ये सब क्या है? हमारे इंडिविजुअल लेवल चेंज. और जो एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करते हैं. बट कुछ टाइम्स क्या होता है कि वो इंडिविजुअल इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उससे वो उसके बहुत से फ्रेंड हैं, अगर हमने उसे जॉब से निकाला तो वो सब छोड़ के चले जाएंगे. तो कई बार हमारे इंडिविजुअल लेवल चेंजेस भी क्या करते हैं? पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर देते हैं. ग्रुप लेवल चेंज, कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ इंडिविजुअल्स नहीं होते, ग्रुप्स भी होती हैं, टीम भी होते हैं, लोग ग्रुप में भी वर्क करते हैं, टीम में भी वर्क करते हैं. सो जो चेंजेस एक ग्रुप के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि ग्रुप के मेंबर्स का चेंज करना, नंबर ऑफ मेंबर्स को हटाना, या फिर 5 साइज़ को चेंज कर देना, 5 थे 7 कर दिए या 5 से 4 कर दिए, उसके मेंबरशिप में चेंज करना, उसके लीडर को चेंज कर देना, उनकी जो नॉर्म्स हैं, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको चेंज कर देना. ग्रुप के अंदर कोई भी चेंजेस आना, उसको हम बोलते हैं ग्रुप लेवल चेंजेस, जो एक ग्रुप को अफेक्ट करते हैं. देन हमारे आते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेंजेस. ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेंजेस क्या होते हैं? जो एक कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं. इस लेवल के चेंजेस सबसे बड़े लेवल ऑफ चेंज होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल भी इंक्लूड होते हैं एंड ग्रुप भी इंक्लूड होते हैं. तो ये हमारी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स को भी अफेक्ट करते हैं, ग्रुप को भी अफेक्ट करते हैं. और इनसे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो हमारे टॉप लेवल मैनेजर्स ही लेते हैं और खुद ही इंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ये हमारे सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ चेंजेस हैं. तो हमारे 3 लेवल ऑफ चेंजेस क्या हुए? इंडिविजुअल लेवल चेंजेस,
ग्रुप लेवल चेंजेस एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंजेस। नाउ ये तो थे लेवल। अब होते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो चेंजेस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, इवोल्यूशनरी एंड रिवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी का मतलब जो कुछ नया लेके आए, एंड रिवोल्यूशनरी यानी कि जो पिछले को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। इवोल्यूशनरी का मतलब होता है कि जैसे आप जो भी आप करंट स्टेज पे कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक स्केड्यूल बना रखा है और उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप स्टडी करते हो, आपको पता चला कि उससे आउटकम जो है यानी जितना आप सिलेबस कवर कर पा रहे हो वो इनफ नहीं है, ऐसे तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं और एग्ज़ाम आ जाएगा। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इसी स्केड्यूल में आप क्या करो, चेंज कर दो, और या आप कहते हो कि ये तो स्केड्यूल ही ख़राब है, इसको मैं बिल्कुल ख़त्म करूं और नया बनाऊं। तो ये तो होता है बहुत बड़ा टास्क, यानी कि आपको अब सब कुछ नया अरेंज करना पड़ेगा, नया ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। वो आपके होंगे रिवोल्यूशनरी चेंज। और इसी के अंदर आपने एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट कर दिया, वो हमारे क्या होते हैं, इवोल्यूशनरी चेंज। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी अभी मैं इसकी डेफिनेशन बताती हूँ, वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। इट इज़ अ ग्रेजुअल एंड इंक्रीमेंटल इन नेचर, यानी कि जो एग्जिस्टिंग है उसी में इम्प्रूव कर देना हमारे क्या होते हैं, इवोल्यूशनरी चेंज की जो एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ कमियां हैं उसे हमने इम्प्रूव कर दिया। ग्रेजुअली यानी कि स्लोली एंड ग्रेजुअली इसे हम परफॉर्म करते हैं, कंप्लीट हेस्ट के साथ नहीं करते कि एकदम से करते हैं, सोच समझ कर इसे परफॉर्म करते हैं, एक कंप्लीट प्रोसेस के साथ करते हैं और एग्जिस्टिंग को ही इम्प्रूव कर देते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, इवोल्यूशनरी चेंज। जैसे कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करती है तो एक अच्छे से क्वालिटी सर्कल्स की टीम बनाई जाती है और वो हर चीज़ पे फोकस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की हर जो भी लेवल है, हर जगह पे हमारी क्वालिटी को मैनेज किया जाता है, उसके थ्रू वर्क करती है। तो वो हमारा क्या है, एक ग्रेजुअल चेंज है, यानी कि एक कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू स्लोली जो हमने इंप्लीमेंट किया है, और हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट चेंज नहीं किया, एक नई चीज़ को ऐड किया जो इंप्रूव कर रही है, वो हमारे क्या होती है, इवोल्यूशनरी चेंज। ये ड्रास्टिक या सडन नहीं होते कि एकदम से हमने कर दिए, एक आराम से प्रोसेस के थ्रू ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हुए होते हैं। And in basic nature of the organization strategy and structure, but the constant attempt to incrementally improve and adopt new strategy, यानी कि constantly attempt करते हैं कि आपकी जो current situation है वो improve हो जाए। change हमेशा हम क्यों करते हैं, improvement के लिए ही करते हैं। तो वो भी यही क्या कर रहे हैं, evolutionary भी improve करेंगे, but ये suddenly नहीं होते। एक complete process के बाद हमने इन्हें क्या किया है, adopt किया है, इनको organization में use किया है, और ये क्या करते हैं, current situation को और better बनाने के लिए हम करते हैं। but revolutionary change वो हमारे क्या होते हैं, ड्रास्टिक, यानी कि सडन चेंजेस, एकदम से आपने बिल्कुल चेंज कर लिया, बिल्कुल आपने बोला कि अब वो पुराना तो रहेगा ही नहीं, बिल्कुल चेंज कर देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रिवोल्यूशनरी चेंज। इट इज़ कम्प्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट टू इवोल्यूशनरी चेंज इन विच चेंजेस आर सडन, यानी कि एकदम से होते हैं। हमने पहले से ये नहीं कि हम एक महीने से प्लान करें और फिर हमने चेंज किया, नहीं, एकदम से हमने डिसीजन लिया कि सेल्स बहुत कम जा रही है, हम तो आज ही ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगे, रीस्ट्रक्चरिंग कर देंगे। सो वो हमारे क्या होते हैं, रिवोल्यूशनरी चेंज, यानी कि वो बहुत ही ड्रास्टिक और सडन होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पे काफ़ी इंपैक्ट भी डालते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग, कि कितनी बड़ी चीज़ है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, डिज़ाइन को चेंज करना बिना प्लानिंग के, जब हम उसे करते हैं तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, रिवोल्यूशनरी चेंज। रिवोल्यूशनरी चेंज इन्वॉल्व द अटेम्प्ट टू फाइंड न्यू वेज टू बी इफेक्टिव इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग इफेक्टिवनेस। सी, अभी मैंने बोला कि जो हमारा वो क्या था, इवोल्यूशनरी चेंज क्या कर रहा था, इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए इंप्रूवमेंट कर रहा था, बट इन्होंने क्या किया, उसी के अंदर इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने की बजाय नया तरीका ही ढूंढ लिया कि इफेक्टिवनेस को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो ये न्यू वेज से वर्क करने पे फोकस करते हैं और वो उसी वेज को इंप्रूव करने पे फोकस करते हैं। दीज चेंजेस आर मोर लाइकली टू रिजल्ट इन ड्रामेटिक शिफ्ट इन टू द होल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सडनली या फिर एक ड्रास्टिक शिफ्ट उस पर होता है, बिल्कुल एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो हमारे होते हैं रिवोल्यूशनरी चेंजेस। तो आपको मीनिंग पता होने जरूरी है। देन आपके आते हैं फैक्टर इन्फ्लुएंस चेंज। एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फोर्स करती हैं कि आपको चेंज करने चाहिए। सो इंटरनल फैक्टर्स हो सकते हैं एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहले इंटरनल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहे, आप पूछ रहे हो कि रीज़न क्या है, उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या बेसिक पीछे कारण है कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी डाउन है, आप इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पा रहे, इतनी पुअर परफॉर्मेंस हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो अगर कोई रिप्लाई नहीं करता, किसी के पास कोई आंसर नहीं है, तो इसका मतलब कि किसी को ये पता ही नहीं चल रहा कि एक्चुअल में क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, या फिर कोई ऐसा चेंज रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स में, रेगुलेशंस में, पॉलिसीज़ में, जिससे परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। तो ऑर्गेनाइजेशन साइलेंस की वजह से हमें क्या होता है, चेंज रिक्वायर्ड होता है। फॉलिंग इफेक्टिवनेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस कम होती जा रही है, वो कॉस्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं, बट परफॉर्मेंस कम से कम आ रही है। तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं चेंज की रिक्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारी परफॉर्मेंस और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव हो सके।
क्राइसिस यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है, सोशल क्राइसिस फेस कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से कन्फ्लिक्ट हैं, हर दूसरे बंदे की एक दूसरे के साथ झगड़े होते रहते हैं, आपके मैनेजर्स के किसी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, या फाइनेंशियली आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल वीक हो चुकी है, जो उसकी स्ट्रेंथ थी वही उसकी वीकनेस बन चुकी है। तो जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस फेस करती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, सोशल हो, तो उस टाइम पे उन्हें लगता है कि अब उन्हें किसी चेंज की रिक्वायरमेंट है और वो चेंज ही उन्हें उन क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है। देन चेंजेस एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस, जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रही है, अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के टुवार्ड्स, अगर वो कुछ ज़्यादा चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। सो तब भी हमें चेंज की रिक्वायरमेंट होती है। और चेंज इन वर्क क्लाइमेट, अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर और क्लाइमेट में चेंज आ गया, जिस तरीके की वर्किंग में चेंज आ गया, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के चेंज को भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो हमारी क्या है, इंटरनल कोजेज। अब है एक्सटर्नल कोजेज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को कि चेंज अडॉप्ट किया जाए। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अब क्या है, कोई भी कंपनी कहीं पे भी वर्क कर सकती है, मल्टीनेशनल कंपनीज आने लग गई, आप कहीं पे भी जाके वर्क कर सकते हो। तो कैपिटल फ्लो कर रही है, गुड्स फ्लो कर रहे हैं, सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं, तो इस टाइम पे आपको टाइम टू टाइम चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज हमारे कस्टमर की प्रेफरेंस सेम नहीं रहती। आज जो चीज़ आपकी फेवरेट है, जरूरी नहीं नेक्स्ट ईयर भी आपको वही चीज़ उतनी ही पसंद होगी, क्योंकि नई चीज़ें आती है तो आपकी नई चीज़ें फेवरेट बन जाती है। आज जो मूवी आपकी फेवरेट है, नेक्स्ट ईयर फेवरेट चेंज हो जाती है। क्यों? बिकॉज नई चीज़ें आई। तो चेंज पब्लिक को चाहिए, और अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमें चेंज चाहिए। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, यानी कि अब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेशन से हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, कोई अमेरिका से है, कोई लंदन से है, कोई कहीं से है। तो वो क्या होता है, इसका मतलब अब सबके कल्चर अलग हैं, सबके प्रेफरेंसेस अलग हैं, हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, उसके थॉट अलग होती है, उसकी विजन अलग होता है, तो हमें उनके अकॉर्डिंग चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, बिकॉज टेक्नोलॉजी क्या है, जो कीप इवॉल्विंग है, चेंज होती रहती है। टेक्नोलॉजी कभी स्टैग्नेंट नहीं रहती, वरना वो टेक्नोलॉजी कैसी हुई, यानी कि वो हर बार नई चीज़ें आती रहती हैं। तो वो चीज़ों के साथ हमें भी अडॉप्ट करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी अडॉप्ट करना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। कंपटीशन, अगर एक ए ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कंपटीशन में बी है, सी है एंड डी है, तो अगर ये चेंजेस कर रहे हैं तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, वरना सारे कस्टमर्स इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकेंगे चेंजेस के थ्रू, ज़्यादा इनोवेशन लेके आ सकेंगे, ज़्यादा क्रिएटिविटी लेके आ सकेंगे। सो कंपटीटर्स अगर करते हैं तो आपको भी करना पड़ता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी आ गई जिसकी वजह से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है अब सेम तरीके से वर्क नहीं कर सकती, आप पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो जाओगे, लॉज के अगेंस्ट हो जाओगे, तो उनके फेवर में जाने के लिए, उनके अकॉर्डिंगली वर्क करने के लिए आपको चेंज करने हो सकते हैं। और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जिन रिसोर्सेज पे आप वर्क करते हो वो कम बच गई है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अब भी उन्हीं पे डिपेंड रहोगे, बिकॉज फ्यूचर में तो वो रहेंगी ही नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, तो आप क्या करते हो, आप डिफरेंट मीन्स देखते हो, चेंजेस करते हो अपनी प्रोडक्शन में, अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ में, सो दैट आप अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सर्वाइवल को इंश्योर कर सको। नाउ ये तो चीज़ें थी जो चेंजेस को फोर्स करती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस होने चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो चेंजेस को रोकती हैं कि चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले है इंडिविजुअल लेवल फोर्सेज, जो चाहते हैं कि चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ना हो। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या आते हैं, सबसे पहले है कॉग्निटिव बायसनेस, यानी कि इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, वो एक तरीके से बायस्ड है, यानी कि एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। जिस तरीके से अब वो वर्क कर रहा है वो उसमें बहुत कंफर्टेबल है, तो वो चेंज अडॉप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है। वो बायस्ड है कि मुझे फिर उसके बाद ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ेगा, नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, मैं तो ऐसे ही करूँगा। सो अपनी कॉग्निटिव बायसनेस की वजह से भी वो क्या करते हैं, नहीं चाहते कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हों। अनसर्टेनिटी की वजह से वो नहीं चाहते, बिकॉज उन्हें पता नहीं कि ये चेंज उनके लिए बेटर होगा या नहीं होगा। जो वो चेंज करने जा रहे हैं वो अनसर्टेन है कि चेंज का रिजल्ट कैसा होगा अभी हम कह नहीं सकते, तो उस अनसर्टेनिटी के वो सोचते हैं कि रिस्क क्यों लेना, और वो चेंजेस नहीं करते। फियर ऑफ लॉस, उन्हें लगता है कि कहीं इस चेंज से हमें ही कोई रिस्क ना हो जाए, हमें ही, हमारी ही जॉब को कोई इम्पैक्ट ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक नई टेक्नोलॉजी आई तो एम्प्लॉयज़ सोच रहे हैं कहीं हमने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया तो हमारा ही काम कम ना हो जाए, हाँ वो टेक्नोलॉजी हमारा काम करने लग जाए तो ऑर्गेनाइजेशन कहीं हमें ना निकाल दे। तो उन्हें लगता है कि कहीं हमें लॉस ना हो जाए, हमारी जॉब ना चली जाए, हमें कम फाइनेंशियल बेनिफिट कम ना हो जाए, तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, चेंज को अडॉप्ट ही नहीं करते। सेलेक्टिव परसेप्शन, यानी कि वो इस चीज़ को समझने के लिए रेडी ही नहीं है कि चेंज बेनिफिशियल है। उन्हें लगता है कि जो हमने सोचा है, जिस तरीके से हम कर रहे हैं वही बेस्ट है। उनका उस चीज़ के टुवार्ड्स परसेप्शन ही ये है, नज़रिया ही ये है कि ये चीज़ अच्छी है ही नहीं। तो अगर आपका सेलेक्टिव परसेप्शन होता है तो आप चेंज को रेसिस्ट करते हो। हैबिट, आपकी उसकी हैबिचुअल हो गए, इसी तरीके से काम करने के आप हैबिचुअल हो गए हो, आपको फिर नई चीज़ें अडॉप्ट करने में बहुत डिफिकल्टीज आ जाती है। अगर आपको किसी चीज़ की आदत हो जाती है, एडिक्शन हो जाती है, हैबिट हो जाती है, तो
आप फिर चेंज नहीं करना चाहते। उसके कुछ लॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, अदर रीजंस भी हो सकते हैं। तो इन रीजंस की वजह से इंडिविजुअल क्या करता है, रेसिस्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं होने चाहिए। देन सब यूनिट लेवल फोर्सेज यानी कि डिपार्टमेंट क्यों, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या होता है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, एचआर का है, आर&डी का है, या फिर मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट क्यों रेसिस्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं होना चाहिए? उसके पीछे दो फैक्टर्स होते हैं, डिफरेंस इन ओरिएंटेशन एंड पावर एंड कन्फ्लिक्ट। यानी कि फाइनेंस का विजन अलग है, एचआर का विजन अलग है, मार्केटिंग का विजन अलग है, आर&डी का विजन अलग है। फाइनेंस किस पे फोकस करता है, मनी पे फोकस करता है, तो उसके लिए सिर्फ मनी मैटर लगता है। अगर फाइनेंस को ये लग रहा है कि उस चेंज में बहुत सा पैसा लग जाएगा, लेकिन मार्केटिंग को ये लग रहा है कि अगर हमने वो चेंज किया तो हम ज़्यादा लार्ज मार्केट को कवर कर सकेंगे, तो दोनों के व्यू पॉइंट मैच नहीं होंगे, क्योंकि ये पैसा खर्च करने के लिए रेडी नहीं। इसको फाइनेंस को सिर्फ बजट के बारे में सोचना है, मार्केटिंग सिर्फ अपने बारे में सोच रही है कि भाई हम लार्ज मार्केट को कवर कर सकेंगे, हमारा सेल्स बढ़ जाएगी, हमारी मार्केटिंग बढ़ जाएगी, एडवर्टाइजमेंट होगी। तो जब उनके परसेप्शन ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाते हैं तो उनके बीच में आपस में ही कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं और चेंज को वो रेसिस्ट करते हैं कि चेंज नहीं होना चाहिए। पावर एंड कन्फ्लिक्ट, अगर उन्हें लगता है कि चेंज की वजह से एक डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा पावर आ जाएगी और हम वीक हो जाएंगे, या फिर उनके बीच में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होते हैं कि अगर हमारे एचआर डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के रिलेशन अच्छे नहीं हैं, तो अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसी चेंज को इंट्रोड्यूस करना चाहेगा तो एचआर डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसे असिस्ट करेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। इन रीजंस की वजह से वो रोकते हैं। देन ग्रुप लेवल फोर्सेस, ग्रुप क्यों रेसिस्ट करते हैं, इंडिविजुअल क्यों रेसिस्ट करते हैं पता चल गया, जो डिपार्टमेंट है वो क्यों करते हैं ये पता चल गया। अब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप होते हैं वो भी रेसिस्ट करते हैं, वो भी चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज ना हो। उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, ग्रुप की नॉर्म्स यानी कि कुछ रूल्स, कुछ ऐसी वैल्यूज़, कुछ ऐसे एथिक्स जो एक ग्रुप के सभी मेंबर्स ने मिलकर बनाए हैं और वो चाहते हैं कि वो सब उसे फॉलो करें। अगर उन्हें लगता है कि चेंज उनकी नॉर्म्स के अगेंस्ट है तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, वो उस चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो ग्रुप नॉर्म्स की वजह से ऐसा होता है। ग्रुप कोहेंसिवनेस अगर बहुत ज़्यादा है तो भी ये रेसिस्ट करती है, बहुत कम है तो भी रेसिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोहेंसिवनेस यानी कि आपस में वो कितने कनेक्टेड हैं, एक्सट्रीमली मोर है यानी कि एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा है उनके बीच में कोहेंसिवनेस, तो अगर एक मना करेगा ना तो सारे अपने आप मना कर देंगे कि ठीक है भाई ये चाहता है तो हम नहीं करेंगे। सब उसके साथ इतने कनेक्टेड हैं, उनके अच्छे रिलेशंस हैं कि एक ने बोल दिया कि नहीं चेंज अच्छा नहीं है तो वो चेंज अच्छा नहीं है। और अगर वो बहुत कम है, एक्सट्रीमली लो है, तो क्या हो जाएगा कि अगर दो चार कह रहे हैं, कनेक्टिविटी है ही नहीं, एक हाँ बोल रहा है तो दूसरा खुद ना बोलेगा कि इसके साथ मैं क्यों जाऊँ, अगर ये ना बोल रहा है तो वो हाँ बोलेगा। ऐसे करके क्या हो जाएगा कि आप चेंज को रेसिस्ट करोगे। देन ग्रुप थिंक यानी कि ग्रुप कई बार क्या होते हैं, उनकी परसेप्शन खुद की एक ही थिंकिंग में रह जाते हैं कि ग्रुप एक बारी कुछ मेंबर्स ने, लीडर ने ये बोल दिया कि नहीं चेंज अच्छा नहीं है, तो फिर पूरा ग्रुप उसके लिए मना कर देता है। देन हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल फोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऐसी कौन कौन सी फोर्सेज है जो क्या करती है, रेसिस्ट करती है चेंजेस को। तो उसके अंदर आती है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है जो उस चेंज को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो पहले हमें स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है, यानी कि ऐसी वैल्यूज़ जो बिलीफ वो फॉलो करते हैं वो उस चेंज के अगेंस्ट है। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी और वो जो चेंज है वो अलाइन नहीं कर रहे, हमारी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है और चेंज डिफरेंट तरीके का है। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, चेंज रेसिस्ट होता है, यानी कि ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, रोकते हैं, रेसिस्ट करते हैं चेंज को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने से। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो चेंज करे तो पहले इन चारों फैक्टर्स को उनको अच्छे से स्टडी करना होगा, तभी वो चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब चेंज की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले आप इस चीज़ के अवेयर बनते हो कि चेंज की रिक्वायरमेंट हो। तो सबसे पहले बिकमिंग अवेयर ऑफ द प्रेशर फॉर चेंज, कि चेंज का प्रेशर आ रहा है कि हमारी किसी ना किसी चीज़ में हम क्या, ऐसा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस, हमने बोला था ना क्या क्या फैक्टर्स थे, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हमारे ऊपर फोर्स है, हमें चेंज करना ही पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि उसके पीछे बेसिक नीड क्या है और हमें पता चला कि हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है, इसीलिए हमें चेंज की रिक्वायरमेंट है। देन हम क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं उस प्रॉब्लम को, तो वो एफिशिएंसी कम हो रही है उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, उसके रीजंस को पता करने की कोशिश करते हैं, एंड देन देखते हैं कि हम उसे चेंज से क्योर कर सकते हैं। तो हम प्लान करते हैं चेंज को कि हम इस चीज़ के थ्रू अपनी इफेक्टिवनेस को वापस लेके आ सकते हैं, एफिशिएंसी को वापस लेके आ सकते हैं, उस चेंज को इंप्लीमेंट करते हैं एंड फॉलो अप करते हैं कि क्या चेंज से हम अपनी एफिशिएंसी को वापस लेके आ पाए या नहीं, और क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं। तो ये चेंज प्रोसेस की सीक्वेंस है जो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले आप देखते हो कि उसका प्रेशर बन रहा है, कि आपको फोर्स किया जा रहा है कि चेंज होना चाहिए। देन आप देखते हो उसके लिए बेसिक नीड क्या है, उस प्रॉब्लम की अच्छे से स्टडी करते हो, ये देखते हो कि क्या उसे चेंज से सॉल्व किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो प्लान करते हो, इंप्लीमेंट करते हो एंड फॉलो अप करते हो।
फोर्स फील्ड थ्योरी ऑफ चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने दी है ये हमें? कर्ट लेविन ने दी है। इन्होंने क्या बोला कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर जो आपको फोर्स करते हैं कि चेंजेस हों, और दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसे फैक्टर जो फोर्स करते हैं, जो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर थे कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होना चाहिए। ऐसे फैक्टर जो रेसिस्ट करते हैं कि चेंज नहीं होना चाहिए, वो हमारे चार तरीके के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ग्रुप लेवल, इंडिविजुअल लेवल और सब यूनिट लेवल या फिर डिपार्टमेंटल लेवल। ये हमें क्या करते हैं? रोकते हैं कि चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर इन दोनों में से जो भी चीज़ ज़्यादा है, अगर फोर्स करने वाले ज़्यादा हैं तो चेंजेस होंगे, रेसिस्ट करने वाले ज़्यादा हैं तो चेंजेस नहीं होंगे, और एक बैलेंस है तो आप एक स्टैग्नेंट पे रह जाओगे। सो उन्होंने क्या कहा कि हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अनफ्रीज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, रीफ्रीज करना चाहिए। ये आपको अब समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, इस लेवल पे आपके क्या है, जो रेसिस्टेंट कर रहे हैं वो भी सेम है और फोर्स कर रहे हैं तो भी सेम है। तो इसका मतलब ना तो चेंज होगा, जितने लोग चाहते हैं कि चेंजेस हो वो भी उतने ही है। 50% ऐसे जो चाहते हैं चेंज हो, 50% ऐसे हैं जो चाहते हैं चेंज ना हो। तो उससे क्या होगा? जहाँ हम हैं वहीं रह जाएंगे। अब अगर हम स्टैग्नेंट रह जाएंगे तो हमारे कस्टमर क्या होंगे? उन पे शिफ्ट हो जाएंगे, उन कंपिटिटर्स पे शिफ्ट हो जाएंगे जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अनफ्रीज करना पड़ेगा खुद को, यानी कि जहाँ पे हम फ्रीज हो गए हैं वहाँ से खुद को हम क्या करेंगे? अनफ्रीज करेंगे। अनफ्रीज करने के बाद हम क्या करेंगे? अनफ्रीज करेंगे कैसे? जब हम क्या होगा, या तो हम रेसिस्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल 50-50 थे तो 30 ऐसे हैं जो रेसिस्ट कर रहे हैं, बट अब 70 ऐसे हैं, 70% एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो चेंजेस चाहते हैं। तो मेजोरिटी विंस, 70% चाहते हैं कि चेंज हो, तब वो क्या होगा? चेंज होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर हम चाहते हैं चेंज हो तो हमें पहले अपने फैक्टर्स को अच्छे से डील करना पड़ेगा कि जो बैलेंस है उसको हटा के हमें जो फोर्स वाले फैक्टर्स हैं उन्हें इंक्रीज करना पड़ेगा, और रेसिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा कि जो चाहते हैं कि चेंजेस ना हो वो लोग कम हो, और जो चाहते हैं चेंजेस हो वो लोग ज़्यादा हो, ताकि हम चेंजेस कर सकें। और चेंजेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस भी सिचुएशन पे आप हो उसको आप अनफ्रीज करते हो, यानी कि अनलॉक करते हो खुद को वहाँ से, और एक नई सिचुएशन, नई डिज़ायर्ड पोजीशन पे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो उसके लिए मूव करते हो। और जैसे ही आप उस डिज़ायर्ड पोजीशन पे पहुँच जाते हो, अपने आप को दोबारा से रीफ्रीज कर देते हो, और जैसे ही फ्यूचर में फिर से कोई नई चीज़ आएगी तो यहाँ से खुद को फिर से अनफ्रीज करना, देन डिजायर्ड के लिए मूव करना, एंड देन रीफ्रीज करना। और ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलती रहेगी। सो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अपने आप को अनफ्रीज करना, यानी कि अपनी फोर्सेस को रिड्यूस करना जो रेसिस्ट कर रही हैं, और आपको आगे की तरफ मूव करना जहाँ पे आप न्यू वैल्यूज़, न्यू एटीट्यूड, नए चेंज को अडॉप्ट करोगे, और वहाँ पहुँचने के बाद खुद को फिर से फ्रीज कर लेना। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जो चेंज से ही रिलेट करता है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ही है जो हमने प्लान्ड और सिस्टमैटिक वे से अपनाया है, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट comprises a special set of organizational change method in it is planned and systematic process। कि हमारा चेंज क्या हो सकता है? प्लैंड भी हो सकते थे और अनप्लैंड भी हो सकते थे, बट ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हमेशा एक प्लैंड और सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज के लिए, जो किस चीज़ पे बेस्ड होती है? साइंटिफिक रिसर्च पे, बिहेवियर साइंस पे बेस्ड होती है। उसके बेस पे जब हम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नया लेके आते हैं वो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या थे? जो प्लैंड भी थे और अनप्लैंड भी थे, यानी कि रिवोल्यूशनरी भी हो सकते थे और इवोल्यूशनरी भी हो सकते थे। बट ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट क्या है? जिसके अंदर हम सिर्फ प्लैंड और सिस्टमैटिक चेंज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हैं, किसकी हेल्प से? बिहेवियर साइंस रिसर्च की हेल्प से, वो हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। और ये कॉन्सेप्ट कब से आया है? 1930s से। नाउ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के क्या फीचर्स हैं, ये इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का फीचर नहीं है या फीचर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है? एक प्लैंड चेंज है। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब ये है ना कि आप करंट स्टेट से किसी बेटर स्टेट के लिए डेवलप कर रहे हो, बट ये हमारा क्या, एक तरीके का वो चेंज है जो सिर्फ प्लैंड होता है। तो ये हमारा क्या, एक प्लैंड एंड सिस्टमैटिक चेंज है। कॉम्प्रीहेंसिव चेंज है जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, यानी कि एक लार्ज स्केल का चेंज है। एम्फेसिस ऑन वर्क ग्रुप, ये चाहता है कि जो वर्क ग्रुप्स हैं वो अपना पूरा एफर्ट्स डाले, तभी जाके आप क्या कर सकते हो? ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कर सकते हो, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जितने भी मेंबर्स हैं वर्क
ग्रुप्स हैं वो अपना पूरा एफर्ट्स डालें। लॉन्ग रेंज चेंज है, ऐसा नहीं कि आज हमने सोचा कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होनी चाहिए और कल हमने उसे अडॉप्ट कर दिया। इसमें टाइम कंज्यूम होता है, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है। पार्टिसिपेशन ऑफ चेंज एजेंट, कि हम किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं, आउटसाइड एजेंट की हेल्प ले सकते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट कर सकें। और ये एक्शन रिसर्च, बिहेवियरल रिसर्च पे ये बेस्ड है, उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एक तरीके का चेंज है जो बिहेवियर रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, एंड वो क्या है, एक प्लान्ड चेंज है, सिस्टमैटिक चेंज है जो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को करने के लिए जो हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं ओडी इंटरवेंशंस। यानी कि ये टॉपिक अलग से नहीं है। ओडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए जो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं उसी को हम बोलते हैं ओडी इंटरवेंशंस। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इंटरवेंशंस ऑल्सो कॉल्ड डेवलपमेंट टेक्निक, यानी कि आप इसे डेवलपमेंट टेक्निक भी बोल सकते हो। और ये वो प्रोग्राम हैं, वो प्रोसेसेस हैं जो हमारी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करती हैं। बिकॉज अगर हम जहाँ पर हैं वहाँ से चेंज क्यों चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तभी तो हम चेंज करते हैं। तो अगर हम प्लान्ड चेंज कर रहे हैं यानी कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक होती है ताकि हम चेंज अडॉप्ट कर सकें उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इंटरवेंशंस। The purpose of these interventions is to improve an organizational efficiency and help manager to lead efficiently। यानी कि ये क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इनके थ्रू हम परफॉर्म कर सकते हैं जिसके थ्रू हमारे मैनेजर्स क्या हैं, अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट इंटरवेंशंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक विच आर द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज डिजाइन टू इंप्रूव द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनिंग थ्रू द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। यानी कि ये टेक्निक जो है वो कैसे परफॉर्म की जा सकती हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं वो अगर पार्टिसिपेट करेंगे तभी हम इन टेक्निक्स को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये क्यों परफॉर्म की जा सकती करते हैं हम, ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को हम क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। नाउ टाइप ऑफ ओडी इंटरवेंशंस, या क्या क्या टेक्निक्स हैं, टाइप ऑफ ओडी टेक्निक, कि कैसे कैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एक प्लान्ड चेंज, सिस्टमेटिक चेंज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हैं बिहेवियरल टेक्निक। बिहेवियरल टेक्निक कौन सी हैं, जो अफेक्ट करती हैं एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को। तो बिहेवियरल टेक्निक के अंदर हमारी 3 टेक्निक आती हैं, ग्रिड, सेंसिटिविटी एंड आई थिंक रोल प्ले एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये 4 टेक्निक इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जिसको हम टी ग्रुप ट्रेनिंग भी बोलते हैं, और इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि टी ग्रुप ट्रेनिंग किसे बोलते हैं। तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का दूसरा नाम है टी ग्रुप ट्रेनिंग, जिसके अंदर क्या की जाती है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं 10 से 15 जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेंबर्स हैं, उनको हम ऑर्गेनाइजेशन से दूर किसी एक ऐसे प्लेस पे लेके जाते हैं जहाँ पे वो खुल के फ्रीली एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें। उनके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज नहीं किए जाते, उस टाइम पे कोई उनके ऊपर बर्डन नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं होता। उन्हें वहाँ ले जाया जाता है ताकि वो आपस में फ्रीली कम्युनिकेट कर सकें, अपने ओपिनियन को, अपने नज़रिए को, अपने व्यू पॉइंट को एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें, और ताकि वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें, एक दूसरे की बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। वो हमारी होती है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इट इज़ अ ट्रेनिंग टू चेंज द बिहेवियर ऑफ पीपल। और ये किस चीज़ के लिए की जाती है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में जो एक दूसरे के रिगार्डिंग लोगों का बिहेवियर है वो चेंज किया जा सके। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक है, जो डेवलपमेंट की टेक्निक है, डेवलपमेंट किस चीज़ की होगी इसमें, उनके बिहेवियर की। और ये टेक्निक किसके थ्रू होती है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग के थ्रू, जिसमें हम अपने 10 से 15 एम्प्लॉयज़ को कहीं और लेके जाते हैं जहाँ वो फ्रीली एक फ्री एनवायरनमेंट के अंदर अपने ओपिनियंस को, बिलीफ को, वैल्यूज़ को, एथिक्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और उनके जो व्यू पॉइंट है एक दूसरे के टुवर्ड्स वो चेंज हो। तो वो हमारी होती है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, जिसे हम टी ग्रुप ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो ये हमारी पहली टेक्निक थी। सेकंड टेक्निक है हम रोल प्लेइंग मेथड करा सकते हैं। यानी कि एक एम्प्लॉय को लेंगे और उन्हें बोलेंगे कि वो मैनेजर का रोल प्ले करे, दूसरा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रोल प्ले करे, एक वर्कर का रोल प्ले करे। ऐसे उन्हें डिफरेंट रोल प्ले करने के लिए दिए जाएंगे ताकि उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है जो सिर्फ अभी किस मिडल लेवल पे वर्क करता है, बट हम चाहते हैं कि आगे फ्यूचर में सक्सेशन प्लानिंग में वो जनरल मैनेजर का वर्क करे, तो हम उनको रोल प्ले ट्रेनिंग देते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकें। उनको इस ट्रेनिंग के थ्रू रोल प्ले में उन्हें असाइन किए जाते हैं कि आपको एज अ मैनेजर रोल करना है, आपको एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रोल करना है, आपको एज अ CEO रोल करना है, आपको एज अ फंक्शनल हेड रोल करना है। तो उनको रोल असाइन किए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं ताकि उनके जो डेवलपमेंट की जा सके, जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इट इज़ द टेक्निक डिजाइन टू इंक्रीज द प्रिसीजन ऑफ प्लानिंग एट ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल एंड रिड्यूस द गैप बिटवीन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, जो हमारे गोल है
मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसको माइंड में रखते हुए सारे काम करना, उसके रिगार्डिंग ही स्टैंडर्ड सेट करना कि परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, देन परफॉर्मेंस को मेजर करना, देन उन दोनों के बीच में गैप को आइडेंटिफाई करना और करेक्टिव एक्शन लेना। सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, अपने गैप को कम से कम रखते हैं कि एम्प्लॉयज़ की जो भी एक्टिविटी हैं वो गोल के टुवार्ड ही होने चाहिए, उसी वे से मैनेज करना। सो वो हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और ये एक तरीके की ओडी इंटरवेंशन है जिसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव के टुवार्ड्स अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं कि सब सिर्फ और सिर्फ उस गोल के लिए वर्क करें। सो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, एमबीओ के थ्रू भी उसे क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर उनको क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इंप्रूवमेंट के लिए। ग्रिड डेवलपमेंट जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम बहुत थोरोली डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। सो अगर आपको वो देखनी है तो आप यूनिट 1 या यूनिट 2 में उसका टॉपिक है जिसके अंदर आप जाके इसे देख भी सकते हो। ग्रिड के अंदर क्या होता है कि इसमें हम चेंज कैसे करते हैं, ग्रिड कैसे बनाई जाती है कि ये है कंसर्न फॉर पीपल, यानी कि पीपल के लिए आप कितने कंसर्न हो, पीपल के बारे में आप कितना सोचते हो, और वर्क के बारे में आप कितना सोचते हो। कंसिडरेशन फॉर पीपल एंड वर्क, यानी कि प्रोडक्टिविटी और पीपल आप कुछ भी ले सकते हो, वर्क या फिर प्रोडक्टिविटी ले लो। तो यहाँ पे हमारे क्या थे 5-5, यानी कि मिडल ऑफ द रोड, कि एवरेज आप पीपल के लिए भी सोच रहे हो और वर्क के लिए भी सोच रहे हो। ये हमारा इसके थ्रू हमें क्या चेंज हो रहा है, ये हमारा क्या है 1-1, ना तो आप पीपल के बारे में सोचते ना आप इनके वर्क के बारे में सोचते, वो इम्पोवरिश्ड हो गया। टास्क के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो लेकिन पीपल के बारे में आप नहीं सोचते, तो यहाँ 1-9, देन 9-1 कि आप पीपल के बारे में सोच रहे हो बट टास्क के 1-9 और ये होता है 9-9, यानी कि ये टीम, ये कंट्री क्लब, यानी कि आप क्या कर रहे हो 9-9 का मतलब बहुत ज़्यादा पीपल को भी कंसिडर करते हो, टास्क को भी कंसिडर करते हो। तो ये हमारी क्या है ग्रिड है। इस ग्रिड के थ्रू हम क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, यानी कि जिस पे भी हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन को चेंज की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो क्या करे, इस चीज़ पे पहुँचे, या फिर वो चाहती है कि वो टीम पे पहुँच जाए, टीम वाले पे पहुँचे, तो वो क्या करेगी, अपनी वर्क के टुवार्ड्स भी जो कंसर्न है वो भी इंक्रीज़ कर देगी और पीपल के टुवार्ड भी इंक्रीज़ कर देगी। तो ग्रिड को फॉलो करके चेंजेस करना, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना क्या होता है, ग्रिड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमारी क्या थी, ओडी के लिए यानी कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी टेक्निक है, तो बिहेवियरल टेक्निक जो हमारे बिहेवियर पे ही फोकस करती हैं, तो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जिसमें हम अलग से लेके जाते हैं और उनके बिहेवियर को चेंज करते हैं, रोल प्ले जिसके अंदर हम उनके अंदर वो बिहेवियर डेवलप करते हैं जो फ्यूचर में उन्हें परफॉर्म करना पड़ सकता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के थ्रू मैनेज करना और ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करना, ग्रिड डेवलपमेंट यानी कि ग्रिड हम बनाते हैं, उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, उसके थ्रू वर्क करना। नॉन बिहेवियर टेक्निक जो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होती हैं बिहेवियर टेक्निक के कंपैरिजन में, जिसके अंदर हम क्या टेक्निक यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए, कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए हम ऑर्गेनाइजेशन का रीडिज़ाइन कर सकते हैं, जॉब की एनरिचमेंट कर सकते हैं, वर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रीडिज़ाइन का मतलब क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बी चेंज टू मेक इट मोर एफिशिएंट बाय रीडिफाइनिंग द फ्लो ऑफ अथॉरिटी एंड इट ऑल्सो इंक्लूड चेंजेस इन द फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, उसकी अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेंज कर देते हैं, उसके डिज़ाइन को चेंज कर देते हैं ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सके। लेकिन ये सब कैसे होगा, प्लान और सिस्टमैटिक वे में हम उसे पहले प्लान करेंगे, सही प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे, देन ऑर्गेनाइजेशन का रीडिज़ाइन करेंगे डेवलपमेंट के लिए। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है कि करंटली जो आप परफॉर्म कर रहे हो ना, जॉब एनरिचमेंट यानी कि फॉर एग्जांपल आप इस जॉब को परफॉर्म कर रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपग्रेड कर देना और ज़्यादा आपको जो आपसे ऊपर वाली लेवल हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो अथॉरिटी आपको दे देना इस जॉब एनरिचमेंट। तो जॉब एनरिचमेंट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कर सकते हो, यानी कि अपने एम्प्लॉयज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटी देके और अथॉरिटी देके ताकि वो ज़्यादा मोटिवेट हो जाए और बेटर वे में परफॉर्म करें। वर्क डिज़ाइन जो एक ब्रॉडर टर्म है, जो किस चीज़ की रिगार्डिंग होती है कि वो हमारे डिफाइन करना टास्क को एंड जॉब को जो एक एम्प्लॉय को परफॉर्म करनी है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल और एम्प्लॉय गोल दोनों अचीव किए जा सकें। तो वर्क डिज़ाइन में हम क्या करते हैं कि ये बताते हैं उन्हें क्या काम करना है, वो काम कैसे करना है, किस जॉब पे उन्हें परफॉर्म करना है, उनकी क्या रोल्स होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कितना वर्किंग टाइम हार होगा, सब कुछ उन्हें डिफाइन कर देना, एक इतने अच्छे से डिज़ाइन करना कि उनके लिए क्लैरिटी हो, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकें। सो बिहेवियरल टेक्निक, नॉन बिहेवियरल टेक्निक, उसके अलावा कुछ और टेक्निक होती हैं, वो है हमारी अदर टेक्निक के अंदर जो आती हैं, वो है हमारी सर्वे, देन प्रोसेस कंसल्टेशन एंड टीम बिल्डिंग। सर्वे का मतलब क्या है कि आप क्वेश्चनियर बना लेते हो, आप अपने एम्प्लॉयज़ से क्वेश्चनियर भरवाते हो या फिर उनसे इंटरव्यू टाइप करते हो और उससे आप क्या करते हो, सर्वे कंडक्ट करके आपके पास जो आंसर आए होते हैं उनकी स्टडी करके आपको पता चलता है कि कैसे चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके की चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, उन्हें प्लान करते हो और सिस्टमेटिकली अडॉप्ट करते हो।
प्रोसेस कंसल्टेशन क्या है कि जो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हो, यानी कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हो वो आपकी क्या हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है। सो उस प्रोसेस के रिगार्डिंग कंसल्ट करना अपने क्लाइंट से कि क्या आपकी प्रोसेस सही है, उसमें क्या डिफिकल्टीज आती हैं, प्रोसेस में क्या क्या बैरियर आप फेस करते हो, क्या ये स्मूथली रन करती है, उसके बेस पे आप अपनी प्रोसेस में चेंज करो ताकि ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट किया जा सके, वो प्रोसेस कंसल्टेशन में आता है। एंड टीम बिल्डिंग सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि जितने भी पर्सन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके बीच में कोहेंसिवनेस को इंक्रीज़ करना, उनके बीच में कनेक्शन को इंक्रीज़ करना, उनके बीच में एक टीम स्पिरिट लेके आना ताकि आप इम्प्रूव कर सको इफेक्टिवनेस को और अपनी जो अटेंशन पे कर सको वर्क प्रोसीजर्स पे और उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे। अगर टीम बिल्डिंग होगी, यानी कि टीम के अंदर सब एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे को एज अ टीम ट्रीट कर रहे हैं कि मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, हम सबको इकट्ठा काम करना है, तो उनके रिलेशंस भी अच्छे होंगे और वर्क प्रोसीजर भी अच्छे होंगे, जिसके थ्रू हम बेटर परफॉर्म कर सकेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होगी। नाउ मैनेजमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। सो सबसे पहले तो ये बताओ कि स्किल डेवलपमेंट होता क्या है, यानी कि इन स्किल्स को इम्प्रूव करना। एंड स्किल कौन कौन सी हैं, तो रॉबर्ट ने हमें क्या दी हैं, 3 स्किल्स दी हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हमें क्या बताती है, जो हम ऑलरेडी यूनिट 1 में कंसिडर कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं इसको, बट मैं रिपीट करा रही हूँ कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स क्या है, जो आपके माइंड से रिलेटेड स्किल्स होती है कि आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कितना ईजिली सॉल्व करते हो, कितनी अच्छी डिसीजन मेकिंग करते हो। ह्यूमन स्किल्स आपके बाकियों के साथ कितने अच्छे रिलेशंस हैं, और टेक्निकल स्किल्स एक पर्टिकुलर जॉब को आप कितने अच्छे से परफॉर्म करते हो। ये लोअर लेवल पे ज़्यादा चाहिए होती है, ये हायर लेवल पे ज़्यादा चाहिए होती है, और ये तीनों लेवल पे इक्वल चाहिए होती है, वो हमारी होती है स्किल्स। और ये स्किल्स अच्छी और ज़रूरी होती है ताकि हम अपने मैनेजमेंट टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। और ऑर्गेनाइजेशन वेरियस टेक्निक यूज़ करती है ताकि उनके स्किल्स को डेवलप किया जा सके। और ये टेक्निक एज ए सिमिलर हैं, जैसे हम ओडी की टेक्निक कर रहे थे कि रोल प्ले मेथड किया जाए, या फिर हमने जो ट्रेनिंग के टाइम देखी थी, वो सारी टेक्निक ही हमारी स्किल डेवलप के अंदर आ जाती हैं। नाउ टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लेना, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके पास वही एम्प्लॉयज़ हों जो टैलेंटेड हों। हर ऑर्गेनाइजेशन उसी एम्प्लॉय को रिक्रूट करती है जो टैलेंटेड होते हैं। टैलेंट होता क्या है, टैलेंट कंसिस्ट दोज इंडिविजुअल हु कैन मेक डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक डिफरेंस लेके आ सकें। जहाँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके अंदर टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ आएंगे तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक नए स्टेज पे, नए लेवल पे पहुँचा देंगे। वो होता है टैलेंट। वो किस चीज़ के थ्रू पहुंचा सकते हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन के थ्रू, अपने पोटेंशियल के थ्रू। अकॉर्डिंग टू किन्से, अगर हम किन्से के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे कौन कौन सी चीज़ें टैलेंट के अंदर आती हैं, हमारी एबिलिटीज़, हमारे इंट्रिंसिक गिफ्ट्स, यानी कि कुछ सेंसेस होती हैं, सिक्स्थ सेंस है, अगर हमारे पास कुछ गॉड गिफ्टेड सेंसेस हैं तो वो हमारे लिए एज अ टैलेंट यूज़ किया जाता है। हमारी इंटेलिजेंस, एबिलिटी, स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, हमारी टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये सब हमारे क्या है, टैलेंट है। हमारा जजमेंट कि हम कितने अच्छे से जज करते हैं, कितने अच्छे से डिसीजन मेकिंग करते हैं, कैसा हमारा एटीट्यूड है, कितनी ईजिली हम लर्न एंड ग्रो कर लेते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, टैलेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। और हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके पास टैलेंटेड पर्सन ही आए। तो ये तो था टैलेंट होता क्या है। अब टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है, टैलेंट मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस कि मैंने बोला ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ आए वो टैलेंटेड हों, और फिर वो एम्प्लॉयज़ उसके अंदर रिटेन भी रहें और अपना फुल दें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने 100% एफर्ट्स को डालें। तो टैलेंट मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हो टैलेंटेड पर्सनस को ताकि आप उन्हें हायर कर सको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर उनके अंदर और स्किल्स को डेवलप कर सको, उनको एक्सपर्ट बना सको, टैलेंटेड बना सको, और उसी पोजीशन पे रिटेन कर सको ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करा सके। दैट इज टैलेंट मैनेजमेंट। तो टैलेंट मैनेजमेंट क्या है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, डेवलप करना, रिटेन करना और उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना ही हमारा क्या है, टैलेंट मैनेजमेंट। अब टैलेंट ब्रिज पूछ लिया जाता है। सो टैलेंट ब्रिज क्या होता है कि टैलेंट ब्रिज एक तरीके से काइंड ऑफ प्रोसेस के थ्रू ही हो जाता है कि सबसे पहले आपने रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, उसके बाद आप उन्हें ट्रेनिंग देते हो, ट्रेनिंग देने के बाद करियर प्लान करते हो, करियर प्लान करने के बाद उनकी डेवलपमेंट होती है ताकि वो अपने करियर को अचीव कर सके। देन सक्सेशन प्लानिंग की जाती है कि फ्यूचर में वो किस किस पोजिशन पर आ सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, उसके बेस पे ही तो हम उन्हें क्या देंगे, कंपेंसेशन देंगे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बेस पे उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखना। तो ये हमारा क्या है, ब्रिज है
जिसको हम बोलते हैं टैलेंट मैनेजमेंट ब्रिज। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि टैलेंट मैनेजमेंट ब्रिज के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, फिर उन्हें ट्रेनिंग देना, उनके करियर को प्लान करना ताकि वो अपने करियर को अचीव कर सके, उनकी डेवलपमेंट करना, सक्सेशन प्लानिंग करना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिटेंशन। हम अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से टैलेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी कि अच्छे टैलेंटेड लोगों को लेके आ रहे हैं, उनकी और टैलेंट को इंप्रूव कर रहे हैं, ज़्यादा बेटर उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उन्हें रिटेन करके रख रहे हैं, तो उससे हमें क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में राइट पीपल होंगे जिनके अंदर राइट कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ एंड स्किल्स हैं, जो राइट टाइम पे परफॉर्म करेंगे, राइट प्लेस पे परफॉर्म करेंगे ताकि हम एक राइट पोजीशन को अचीव कर सकें। टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस, टैलेंट मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस होती है, इसमें इनकी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज सीक्वेंस पूछी जाती है, बाकी प्रोसेस काफ़ी ईजी है। तो दो एक अगर आप प्रोसेस सर्च करते हो तो ये भी आती है और ये भी आती है, तो आपको दोनों की सीक्वेंस पता होनी चाहिए क्योंकि कोई भी वो किसी भी प्रोसेस को रख सकते हैं, तो आपको दोनों की सीक्वेंस पता होगी तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, कितना टैलेंट चाहिए, फिर वैसे उन टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स, अट्रैक्ट किए गए में से जितने भी आपके हुए उसमें से सेलेक्ट कर लेना, जितने भी वैकेंसी आपके पास है उनको डेवलप करना, उनके टैलेंट को और नरिश करना एंड देन उन्हें रिटेन करके रखना ऑर्गेनाइजेशन में, और जो भी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, यही हमारी टैलेंट मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है। और इसी से आप उसका मीनिंग भी समझ जाओगे। अगर आपको प्रोसेस याद है तो उसका मीनिंग ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग ये क्या है, ये देखना कि टैलेंट कैसा चाहिए, प्लान करना, उन्हें लेके आना, उनको डेवलप करना और उनको अच्छे से यूटिलाइज करके रिटेन करना ही हमारी टैलेंट मैनेजमेंट का मीनिंग है। और यही उसकी प्रोसेस है कि सबसे पहले प्लान करना कि कैसा टैलेंट चाहिए, उसके बेस पे लोगों को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट किए गए में से बेस्ट टैलेंटेड को सेलेक्ट करना, उनको और डेवलप करना, रिटेन करना और उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लेना। इसके अलावा क्या हो सकता है, काम वही है, बस मतलब वर्डिंग चेंज हो रही है कि सबसे पहले प्लानिंग करना कि किस टैलेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके बेस पे रिक्रूटमेंट करना यानी कि एप्लीकेशन रिसीव करना, सिंपली यानी कि अट्रैक्ट करना, ऑन बोर्डिंग यानी कि उन्हें सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, मैनेज करने के बाद उन्हें और सपोर्ट करना, उनकी डेवलपमेंट करना यानी कि चेक करने के बाद और उनके टैलेंट को नरिश करना, सक्सेशन प्लानिंग करना, उन्हें कंपेंसेशन एंड बेनिफिट प्रोवाइड करना, और अगर कोई गैप रह जाता है तो उसको आइडेंटिफाई करके फुलफिल कर देना। ये हमारे क्या है, टैलेंट मैनेजमेंट की प्रोसेसेस। अब टैलेंट दो तरीके के होते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट की टाइप्स दो तरीके की यूनिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसको हम बोलते हैं यूनिडायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि यूनिडायमेंशनल टैलेंट होते हैं या मल्टी डायमेंशनल। तो यूनिडायमेंशनल क्या होते हैं, जब एक एम्प्लॉयज़ के पास एक स्पेसिफिक स्किल है तो उसको हम बोलते हैं यूनिडायमेंशनल टैलेंट। व्हेन सम एम्प्लॉयज़ आर द बेस्ट इन पर्टिकुलर स्किल्स, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा है, वो सबको ईजिली कन्विंस कर लेता है, उसकी बातें सबको ईजिली समझ आ जाती है, लोगों से सुनना पसंद करते हैं, सो वो उसका क्या है, यूनिडायमेंशनल टैलेंट। एक टैलेंट जब किसी के पास होता है तो वो होता है यूनिडायमेंशनल टैलेंट। मल्टी डायमेंशनल टैलेंट क्या होता है कि आप ऑब्जर्व करते हो कि एक एम्प्लॉयज़ के पास मल्टीपल स्किल्स हैं, मल्टीपल एबिलिटीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत सी कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत सी स्किल्स हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, मल्टी डायमेंशनल टैलेंट। यानी कि उनकी लीडरशिप स्किल भी बहुत अच्छी है, मोटिवेशनल स्किल भी बहुत अच्छी है, वो दूसरों को कन्विंस ईजिली कर लेते हैं, तो ये आपकी क्या है, मल्टी डायमेंशनल टैलेंट। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, कि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टैलेंट मैनेजमेंट करते हो तो उससे क्या बेनिफिट मिलते हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। परफॉर्मेंस अच्छी क्यों होगी, क्योंकि टैलेंट मैनेजमेंट कर रहे हो तो सबसे टैलेंटेड लोगों को लेके आ रहे हो और उन्हें रिटेन कर पा रहे हो, तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस उनसे निकलवा पाओगे। परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी अच्छी होगी, आप उन्हें रिटेन कर पाओगे, इसका मतलब आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, आपको बार बार ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, बार बार रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ग्रोथ होगी, इनोवेशन होगी ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि टैलेंटेड हैं तो उनकी क्रिएटिविटी होगी, वो नई नई चीज़ों को बताएंगे, इनोवेशन करेंगे, इन्वेंशंस करेंगे, और स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसेस इंप्रूव होंगे जिनसे उनको खुद को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उनकी खुद की मोरल एंड मोटिवेशन भी इंक्रीज होगी। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।